ठीक है, ये हमारे पास स्टार्टर विंडो है, स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट करते हैं, एप्लीकेशन का नाम बता दें, ये लोकेशन है हमारी, मैं लोकेशन जाके अभी फिलहाल तब्दील कर रहा हूँ। ठीक है, एप्लीकेशन का नाम आपकी मर्जी है, जो रखना चाहे रख सकते हैं। ठीक है, और कंपनी डोमेन पे भी हमने बात कर ली थी कि जो भी जिस कंपनी के लिए आप ऐप बना रहे हैं उसकी डोमेन लिख दें, अदरवाइज अगर आप किसी सर्वर से कनेक्टेड तो ऑटोमेटिकली डोमेन उठा लेगा आपकी। डोमेन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो आपका पैकेज का नेम जनरेट होता है वो बिल्कुल उसका उल्टा होता है, तो और यही वो आपका आइडेंटिफायर है जो यूनिकली आपकी ऐप को प्ले स्टोर पर आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, अभी फिलहाल हमें C++ की सपोर्ट नहीं चाहिए, C++ की सपोर्ट हमें तब चाहिए होती है जब हम यूनिटी फ्रेमवर्क कनेक्ट करते हैं इससे या गेमिंग डेवलपमेंट पर काम कर रहे होते हैं, तो C++ में गेमिंग की स्क्रिप्ट हमें काफ़ी मिल जाती है। कॉटलिन की बात हम कर चुके थे कि अगर हमने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को जावा फाइल को कॉटलिन फाइल में कन्वर्ट करना हो तो इस पर चेक लगा के आगे जाएंगे। जस्ट कुछ भी नहीं होना, एक प्लगइन डाउनलोड होगा जो आपको फैसिलिटेट करेगा जब आप एप्लीकेशन बना लें तो आप कुछ क्लिक्स पे अपनी जावा फाइल्स को, जितनी भी जावा फाइल्स हैं आपकी, उनको कॉटलिन फाइल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, पूछ रहे हैं आपने किस डिवाइसेस को टारगेट करना है, हम किस कैटेगरी को टारगेट कर रहे हैं, फोन एंड टैबलेट। दूसरा आपसे कह रहा है कि जो आप एप्लीकेशन बना रहे हैं उसका मिनिमम एसडीके वर्जन क्या होगा, यानी कि वो मिनिमम किस डिवाइस पर रन हो सकती है, उससे पीछे रन नहीं होगी। ठीक है, ये चीज अगर आप हेल्प की चीज पर क्लिक करेंगे तो ये आपको प्ले स्टोर से बेसिकली ये सिंक है और आपको बताएगा कि अगर आप 19 को टारगेट कर रहे हैं दैट मीन्स आप प्ले स्टोर पे 95.3% जो आपकी यूजर ऑडियंस है उसको टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हम जो है वो बिल्कुल आइसक्रीम सैंडविच पे चले आए और 100% जो मार्केट है उसको टारगेट कर लें। ये हमें देखना होगा कि जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है, जो रिसोर्सेज हमने अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज करनी है, उसकी बैकवर्ड जो कंपैटिबिलिटी है वो कहाँ तक एग्जिस्ट करती है, यानी कि कोई ऐसी चीज हम यूज कर रहे हैं जो आपको 19 या ऑनवर्ड्स जितने वर्जन है वो प्रोवाइड करते हैं तो आप 18 पे नहीं मूव होंगे। ठीक है, तो मिनिमम एसडीके हम 19 डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन पे आगे मूव कर रहा हूँ। नेक्स्ट, ठीक है, ये कह रहा है कि जो आप एप्लीकेशन बना रहे हैं उसके अंदर एक एक्टिविटी हमने बनानी होगी, तो बहुत सारी प्री डिफाइंड टेम्पलेट एग्जिस्ट करते हैं। बेसिक एक्टिविटी आप देखते होंगे बहुत सारी एप्लीकेशंस के अंदर इस तरह का जो है वो आ रहा है, व्हाट्सएप के अंदर है, आपके वो कॉन्टेक्ट की एप्लीकेशंस में। दूसरा आपके पास ये वाला बॉटम नेविगेशन का है। अच्छा, बॉटम नेविगेशन पहले जो है वो यहाँ नहीं होता था, ये जो आपके पास कल्चर है वो iOS से आया। iOS के अंदर नेविगेशन होती है वो शुरू से ही जो है बॉटम पे होती थी। ठीक है, उसके अलावा दूसरी है आपकी फुल स्क्रीन एक्टिविटी है, एडमॉब एक्टिविटी है, उसके लिए है, एडवर्टाइजमेंट के लिए है, गूगल मैप एक्टिविटी है, लॉगिन एक्टिविटी है, बहुत सारी एक्टिविटी ऑलरेडी हमारी बनी हुई। हम फ्रॉम द स्क्रैच जाते हैं एमपीटी एक्टिविटी से आगे। ठीक है, जो आपने एमपीटी एक्टिविटी बना रहे हैं उसका नाम आपने क्या रखना है। अभी हमने मेन एक्टिविटी रखा है और ये एक लेआउट का नेम लिखा हुआ आ रहा है, इसके क्या मीनिंग है अभी थोड़ी देर में देखते हैं। दूसरा ये बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी पे चेक लगा हुआ है और आगे ऐप कॉम्पैक्ट लिखा हुआ है, इस पर भी हम बात करते हैं। ये बात ऐसी है कि जो आप एक्टिविटी बनाएंगे इसकी कोई ना कोई पेरेंट क्लास हो। ठीक है, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आ जाएगा पहले कि आपको पता है कि जो आप एक्टिविटी जो स्क्रीन बना रहे हैं, ये एक स्क्रीन है, उसके अंदर पहले से कुछ बने बनाए फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, कैसे स्क्रीन बनेगी, कैसे डिस्ट्रॉय होगी, तो आपको एंड्रॉइड का फ्रेमवर्क जो है वो एक्टिविटी की पेरेंट क्लास प्रोवाइड करता है। तो आपने क्या करना होगा, अपनी एक्टिविटी को एक्सटेंड करना होगा पेरेंट एक्टिविटी से, उसकी रिसोर्सेज जितनी भी होंगी वो आपको विरासत में मिल जाएंगी। बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी का मतलब सिर्फ ये है कि जो आप इस क्लास का पेरेंट बनाएंगे वो थोड़ा सा बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी उसकी मौजूद होनी चाहिए। उसके लिए हमारे पास डिफरेंट लाइब्रेरीज होती है, V4 लाइब्रेरी होती है, V7 होती है, ये मैं अभी आपको कॉन्फ़िगरेशन से दिखाता हूँ। ठीक है, फिनिश, तो हम उसको फिनिश करेंगे तो ये हमारे लिए एक बेसिक सी एप्लीकेशन बना देगा जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एक्टिविटी मौजूद होगी। अच्छा, जब ये हमारे पास प्रोजेक्ट बना देगा तो उसके अंदर हमारे पास एक जावा फाइल होगी जिसका नाम मेन एक्टिविटी डॉट जावा होगा और एक XAML फाइल होगी। ठीक है, XAML फाइल आपकी UI डिजाइनिंग के लिए होगी। ठीक है, यानी कि आपने जो स्क्रीन डिजाइन करनी होगी वो आप किसी टैग बेस्ड लैंग्वेज को यूज करते हुए करेंगे जो कि XML है। और जब आप अपनी XML रिसोर्सेज को इंटरेक्ट करना चाहेगा उससे यूजर, तो आपने अपनी XML रिसोर्सेज को जावा की रिसोर्सेज के अंदर कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट आ जाएगा।
तो पहले ही प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास कुछ बेसिक एंड्रॉइड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के पिलर्स मौजूद होंगे। एक हम देखेंगे हमारी पहली क्लास ही जो है वो एक्सटेंड हो रही होगी, यानी कि इनहेरिट हो रही होगी, और कुछ सारे मेथड जो है वो ओवरराइड हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये बिल्ड कर रहा है आपकी एप्लीकेशन। नीचे लिखा हुआ आ रहा है ग्रिडल बिल्ड रनिंग। इस पर बात करते हैं ग्रिडल क्या है, लेकिन अभी जो बात देखने की वो हमारे पास दो फाइल्स बनी हुई आ गई। एक आ गई है activity_main.xml, ये वही फाइल है जो आपने अभी एक एमपीटी एक्टिविटी सिलेक्ट करके आगे जो भी नाम रखा होगा वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, और आपके पास एक मेन एक्टिविटी डॉट जावा। ठीक है, तो आपकी एक एप्लीकेशन जो आपने बना ली है इसके अंदर एक सिंगल एक्टिविटी एग्जिस्ट करती है, तो आप जब इसको रन करेंगे तो ये सिंगल एक्टिविटी आपके पास डिवाइस पे आ रही होगी। अच्छा, यहाँ पे अगर हम इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे आपके पास एक नेविगेशन बार आ रहा है प्रोजेक्ट। इसको अगर मैं एक्सपेंड करता हूं तो मेरे पास इस तरह से आपके पास ये प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर आ रहा है। वंस ये बिल्ड हो जाए, थोड़ा सा चेंज हुआ है स्ट्रक्चर, बिल्ड होगी। तो ऐप का फोल्डर है हमारे पास, ठीक है, इस पर मैं लेके जाता हूं तो ये बता रहा है ये ऐप कोई मॉड्यूल है। ठीक है, मॉड्यूल के क्या मीनिंग है? इस मॉड्यूल के अंदर, ऐप मॉड्यूल के अंदर आपके पास तीन चीजें होगी। एक होगी मैनिफेस्ट, एक होगी आपके पास जावा, और एक होगी रिसोर्स, RES फॉर रिसोर्स। अच्छा, मैनिफेस्ट ये आपके पास मैंने क्लिक किया तो एक्सपेंड भी करता हूं तो एक XML फाइल, ठीक है, एंड्रॉइड manifest.xml। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट फाइल। अगर इसको हम बात करें, बेसिकली ये आपके पूरे प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। जैसे हम वेब डेवलपमेंट पे काम करते थे, हमारी एक कॉन्फ़िगरेशन की फाइल होती है जो बताती है कि भाई इसमें राउट क्या होगा, इनिशियल राउट क्या होगा। इसी तरीके से आपके पास एंड्रॉइड के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो है एंड्रॉइड manifest.xml। ठीक है, इधर आपके पास जो मेन टैग है, ठीक है, थोड़ा सा आइडिया होगा आपको, ये टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो ये एप्लीकेशन का टैग है। इसके अंदर आपकी एप्लीकेशन में जो आपने बनाई है जितने भी कंपोनेंट्स होंगे तमाम यहाँ पे मेंशन हो। आपके एक एप्लीकेशन में 50 एक्टिविटीज है तो यहाँ पे 50 एक्टिविटी जो है वो लिस्ट डाउन होगी। हर एक्टिविटी का कोई ना कोई नाम होगा, हर एक्टिविटी की कोई ना कोई UI फाइल होगी जिसे हम कह रहे हैं XML फाइल। ठीक है, तो आपकी जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, आपकी एप्लीकेशन का नाम क्या है, आपकी एप्लीकेशन का जो आइकन है जो आपको डिवाइस पे दिखेगा वो आइकन क्या है, ठीक है, ये तमाम चीजें यहाँ पे हमें दिख रही है। ठीक है, इस पर हम आते हैं अभी थोड़ी देर में। ये मैंने ये जावा का फाइल खोली है और यहाँ पे एक पैकेट बना हुआ है com.abc.app। इसके अंदर मेरे पास वही जावा फाइल है मेन एक्टिविटी.java जो हमने बनाई है। अगर हम इस फाइल को देखें तो ये एक्सटेंड हो रही है किससे? ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी से। तो अगर मैं बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी पे चेक नहीं लगाता, यहाँ पे एक्टिविटी लिखा होता सिर्फ। ठीक है, ये आप समझ लें एक्टिविटी की एक एक्सटेंडेड क्लास है ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, जो आपको बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड करती है। बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी से मुराद ये है कि अगर हमने इसको टारगेट किया है कि भाई जो हम एप्लीकेशन बना रहे हैं इसका जो टारगेट वर्जन है वो 24 है फॉर, ठीक है, और मिनिमम आपने 19 दिया हुआ है, तो माइट भी पॉसिबल कि 24 के अंदर जो नए फीचर आए थे वो अगर कोई 21 या 19 की डिवाइस पर रन करने की कोशिश करता है तो शायद एप्लीकेशन जो है वो क्रैश हो जाए। तो इस तरह की जो चीजें ये आपकी बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी की लाइब्रेरीज ऑटोमेटिकली क्या कर रही होती है, हैंडल कर रही होती है। तो मैंने आपको भी दो नाम लिए, V4 है, V7 है और V9 है। तो आप ऊपर देखेंगे तो ये बता रहे हैं कि ऐप कॉम्पैटिबिलिटी की शनाख्त क्या है, किस पैकेज से बाइंड है। ये आपको मिलेगी सपोर्ट library.v7.app.m, ठीक है, ये इसका पूरा एड्रेस है। ठीक है, दूसरी चीज ये आपके पास ये android.os.bundle आ रहा है, ये बंडल बेसिकली ये है। ठीक है, अच्छा, ये जो ऑन क्रिएट का मेथड है आपको विरासत में मिला अपने पेरेंट से, ठीक है, और वो पेरेंट कौन है? ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी। तो ये कह रहा है कि भाई जब आपकी ये एक्टिविटी स्टार्ट होगी तो सबसे पहले जो मेथड कौन होगा वो ऑन क्रिएट का होगा, और ऑन क्रिएट में आप बताएंगे कि जो एक्टिविटी अभी स्क्रीन पर रेंडर होने जा रही है इसकी UI फाइल कौन सी है, और इसकी UI फाइल नहीं, ये UI फाइल आपने बता दी, साथ साथ आप ये भी बताएंगे किस स्टेट में इनिशियलाइज होगी। स्टेट से मुराद ये है
कि एक एक्टिविटी थी, उसमें एक एडिट बॉक्स था, मैंने अपना नाम लिखा और एप्लीकेशन बंद कर दी, फॉल्ट कर दी, या किसी दूसरी एक्टिविटी पे चला गया। जब बैक करके दोबारा आ रहा हूं तो मुझे अपनी स्टेट को क्या करना है, रिटेन करना है। तो ये वही काम कर रहा है कि सुपर डॉट ऑन क्रिएट क्या कर रहा होगा, अपने पेरेंट के मेथड को कॉल कर रहा होगा जो कि उसका डिफॉल्ट मेथड होगा, ठीक है। और सेट कंटेंट भी बेसिकली एक मेथड है जिसके अंदर आप बताएंगे कि इस एक्टिविटी के बिहाफ पे जो यूआई फाइल रेंडर करनी है वो कौन सी है, ठीक है। अच्छा, आर फॉर रिसोर्स, ठीक है। आप ये बता रहे हैं कि आर के अंदर जाओ, रिसोर्सेज के अंदर जाओ, और रिसोर्सेज के अंदर हम अगर यहाँ पे आए तो रिसोर्सेज हमारी है RES। इस रिसोर्सेज के अंदर बहुत सारे फोल्डर हमें दिख रहे हैं, एक ड्राइवेबल फोल्डर है, एक लेआउट फोल्डर है, एक मिप मैप फोल्डर है, एक वैल्यूज का फोल्डर है, और भी होते हैं, डायमेंशन होता है, ठीक है, एसेट्स के होते हैं, बना सकते हैं। दैट मीन रिसोर्सेज के अंदर भी मल्टीपल चीजें शामिल। तो रिसोर्सेज के अंदर एक चीज क्या मौजूद है, लेआउट। तो आप इसको पूरा एड्रेस बता रहे हैं, r.layout.something, जो भी आपकी यूआई की फाइल का नाम, ठीक है। अच्छा, अब होता ये है कि जब हम रिसोर्सेज के अंदर जो भी काम करते हैं, ठीक है, रिसोर्सेज के अंदर कोई नई लेआउट बनाते हैं, ठीक है, या कोई वैल्यू के फोल्डर के अंदर कोई चीजें रखते हैं, या ड्रॉवेबल के फोल्डर के अंदर कुछ रिसोर्सेज का ऐड करते हैं, तो आपका एंड्रॉइड सिस्टम करता क्या है कि आपकी हर रिसोर्सेज की जो एंट्री होती है, ठीक है, जो आप एंट्री करेंगे, इसको अपने बिहाफ पे एक r.java की फाइल होती है, resources.java की फाइल, उसके अंदर आपके बिहाफ पे एंट्रीज करा रहा होता है, ठीक है। अच्छा, और स्टैटिक एंट्रीज करा रहा होता है। हमने बात की थी एक क्लास के अंदर दो तरह की रिसोर्सेज होती है, एक स्टैटिक और एक नॉन स्टैटिक। स्टैटिक को एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। तो बात ये है कि आपने r डॉट लगाया, दैट मींस आप r क्लास की तमाम स्टैटिक रिसोर्सेज को यूज करने में इंटरेस्टेड है। तो आप बता रहे हैं कि मैंने R फाइल में लेआउट को एक्सेस करना है, और लेआउट के अंदर भी कौन सी फाइल को, अब इस फोल्डर के अंदर माइट भी पॉसिबल आपके पास एक से ज्यादा लेआउट फाइल, तो आपको पूरा प्रॉपर एड्रेस बताना होगा कि इस एक्टिविटी जब ये बन रही है तो आपने कौन सी XAML फाइल जो है वो स्क्रीन पर रेंडर करनी है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास ये जावा का फोल्डर है, इसके अंदर आपकी तमाम जावा फाइल होगी। अच्छा, अब जावा फाइल्स आपकी एक्टिविटीज की फाइल भी हो सकती है, आपके पास भले एक या एक से ज्यादा एक्टिविटीज हो, और आपकी कुछ मॉडल क्लासेस भी हो सकती हैं जो आप अपनी आसानी के लिए बना रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप जो है वो कोई हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो उसमें आपने पेशेंट की क्लास बनानी है, ठीक है। अगेन वो कोई एक्टिविटी नहीं है, वो एक जस्ट जावा की फाइल है या जावा की क्लास है जिसको आप एज एन मॉडल यूज कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ ऐसी, फॉर एग्जाम्पल आपने डेटाबेस से इंटरेक्ट करना है तो उसके लिए भी आप जो है जावा फाइल बना रहे होंगे। आपको अपनी इमेज बाइंड करनी है, उसके लिए भी आप कोई अपनी एक प्री डिफाइंड यूजर डिफाइंड जो है वो क्लासेस बना रहे होंगे। तो दैट मींस के com.abc हमारा जो पैकेज है इसके अंदर तमाम जावा फाइल्स होंगी, जावा फाइल्स एक्टिविटी की फाइल्स भी होंगी, और हमारी अपनी यूजर डिफाइंड भी जावा फाइल हो सकती है। दूसरी हमारे पास रिसोर्सेज का फोल्डर है। रिसोर्सेज में जो सबसे पहला फोल्डर हमें दिख रहा है वो है ड्रॉवेबल का। अच्छा, ड्रॉवेबल का जो फोल्डर है वो तमाम आपकी कह लें स्टैटिक इमेजेस हो गई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी एप्लीकेशन में कोई बैकग्राउंड इमेज लगानी है, आपने बटन पे कोई इमेज लगानी है, आपने लिस्ट व्यू पे कोई इमेज लगानी है, आपने ऊपर टॉप पे जो बार आ रहा है उस पर कोई इमेजेस लगानी है, तो अपनी एप्लीकेशन के अंदर आप इमेजेस को कहां पे रखेंगे? तो हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर जितनी भी इमेजेस होंगी उनको कहां पे स्टोर करेंगे? ड्रॉवेबल के फोल्डर के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब इस तो यहां पे हमारे पास कुछ अजीब किस्म की एक फाइल बनी हुई आ रही है, IC launcher background.xml। तो ड्रॉवेबल का काम वो है किसी चीज को ड्रॉ करना है। अब वो आप कोई इमेज डाल दें, ठीक है, या फिर आप देखते होंगे बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जिनमें आप अपने विजेट्स को जो है वो अपने हिसाब से जो है वो इनिशियलाइज करते हैं, यानी कि UI डिजाइन कर। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बटन चाहिए जिसके जो एजेस हैं वो राउंड हो, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इसकी ड्रॉ की डेफिनेशन बतानी होगी कि एक इमेज जो है उसका बैकग्राउंड, सॉरी एक बटन जो है उसका अगर आप बैकग्राउंड ये XAML फाइल रेंडर कर दे तो इसकी एजेस जो है वो राउंड हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई इमेज व्यू था, इमेज व्यू आपके पास स्क्वायर की फॉर्म में था कि आप जो भी इमेज उस पर बाइंड करेंगे स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगी। अब आप चाहते हैं कि जैसे व्हाट्सएप वगैरह पे होता है थोड़े से राउंड इमेजेस बनी हुई आती हैं, इस तरह के जो आपने काम करने होते हैं तो अपनी आपने एक ड्रॉवेबल्स बनाने होंगे, ठीक है। तो आप ड्रॉवेबल्स के फोल्डर के अंदर अपनी तमाम इमेजेस भी रख सकते हैं और अपनी XAML फाइल भी रख सकते हैं जो कुछ इमेजेस ड्रॉ कर रही है, ठीक है। जैसे ये मैंने प्रीव्यू किया है तो ये जो भी कोड लिखा हुआ है इस कोड के ब्याज से ये कुछ ड्रॉवेबल जनरेट हो रहा है, ठीक है।
तो हम देखेंगे इसको जब हम मूव करेंगे कोर यूआई डिजाइनिंग पे, तो ड्राइवेबल कैसे बन रहे हैं। तो ड्राइवेबल के फोल्डर के अंदर तो हम ये रखते हैं। दूसरी चीज है हमारे पास लेआउट। लेआउट के फोल्डर के अंदर आप अपनी लेआउट्स को मैनेज करेंगे। अब वो कोई एक्टिविटी की लेआउट भी हो सकती है, कोई लिस्ट का आइटम भी हो सकता है, कोई फ्रेगमेंट्स आगे आगे पढ़ेंगे तो फ्रेगमेंट्स की भी अपनी जो है वो एक लेआउट फाइल होती है। तो जितनी भी आपकी लेआउट्स की फाइलें हैं वो आप तमाम यहाँ पे रख रहे होंगे। अच्छा, आप यहाँ पे रखने का मतलब ये कि आप जब भी लेआउट की फोल्डर के अंदर जो भी एंट्री करेंगे, आप एक नई लेआउट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने राइट क्लिक किया और न्यू लेआउट फाइल पे चला गया, उस लेआउट का नाम पूछेगा क्या रखना है और मैं इसकी डिजाइनिंग करूंगा। दैट मीन्स कि जब मैं लेआउट बना लूंगा तो उस लेआउट की एंट्री इस फोल्डर के अंदर हो जाएगी। तो एंड्रॉइड का फ्रेमवर्क आपके बेहाफ पे क्या करेगा, आपकी इस एंट्री को r.java की फाइल के अंदर एंट्री कर देगा। आइडिया ये है कि जितनी भी आप रिसोर्सेज के अंदर एंट्री कर रहे हैं, दैट मीन्स आपको इन रिसोर्सेज को जावा की फाइल के अंदर एक्सेस करना होगा। तो कैसे करेंगे, आपने बीच में एक इंटरमीडिएटली क्लास बना। आप जब भी रिसोर्सेज के फोल्डर के अंदर कोई भी एंट्री करते हैं, एंड्रॉइड का सिस्टम उसको r.java के अंदर एंट्री करता है। और r.java क्योंकि एक जावा फाइल है, आप उसको किसी भी दूसरी जावा फाइल के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। तो लेआउट के अंदर हम अपनी तमाम जो लेआउट्स हैं, चाहे वो एक एक्टिविटी की लेआउट हो, कोई एक फ्रेगमेंट की लेआउट हो, कोई एक लिस्ट के आइटम की लेआउट हो, ठीक है, तमाम हम लेआउट्स यहाँ पे मैनेज कर रहे होंगे। अच्छा, मिडपैप जो फोल्डर है आपके लिए स्पेशली जो है वो डिजाइन किया गया। अभी पहले नए एंड्रॉइड सिस्टम में शामिल है, पहले शामिल नहीं होता था। पहले आपका जो ऐप का आइकन भी होता था वो भी आप ड्राइवेबल के फोल्डर के अंदर मैनेज कर रहे होते थे। तो मिडपैप के फोल्डर के अंदर बाय डिफॉल्ट जो अभी चीज पड़ी हुई है वो पड़ी हुई है आपके पास इमेजेस, जो आपके ऐप का आइकन है। अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं तो ये हमारे पास .png की फाइल है और डिफरेंट आपके पास वेरिएंट्स मौजूद है। इन वेरिएंट्स का ताल्लुक आपके डिवाइस की रेजोल्यूशन से, ठीक है। तो जैसे जैसे आपकी डिवाइस की रेजोल्यूशन तब्दील होगी तो आपकी एक लो रेजोल्यूशन की इमेज है और आपके पास एक जो डिवाइस है उसमें हाई रेजोल्यूशन सपोर्ट है, तो आप लो रेजोल्यूशन को वहां पे कास्ट करेंगे तो वो चीज जो है थोड़ी सी पिक्सलेट हो जाएगी। तो ये आप अच्छी बात ये है कि हम डिफरेंट वेरिएंट्स बना देते हैं और एंड्रॉइड का सिस्टम खुद एनालाइज करता है कि डिवाइस की रेजोल्यूशन क्या है, उसके लिए परफेक्ट आपके पास कौन सी इमेज है, ठीक है। तो ये HDPI, MDPI तमाम नोटेशन है। जब हम अपनी रिस्पॉन्सिव लेआउट्स पे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे तो हम देखेंगे कि हम डिफरेंट रिसोर्सेज बनाएंगे और डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन को तब्दील करेंगे, तो उस मूवमेंट पे देखेंगे कि वही रेजोल्यूशन के हिसाब से हमारी फाइलें जो है वो बाइंड हो रही होंगी, ठीक है। आइडिया ये है कि मिडपैप के फोल्डर के अंदर इनिशियली जो है वो आपके पास ऐप का आइकन मौजूद है। ऐप का आइकन अगर आप देखें तो थोड़ी सी इसकी जो स्क्वायर में एजेस है वो थोड़ी सी राउंड हुई है, लेकिन अगर आप इसको किसी दूसरी डिवाइस में खोलेंगे और आप देखते हैं कि एंड्रॉइड P या एंड्रॉइड ओरियो के अंदर आपके पास राउंड आइकन आ रहा है, ठीक है। तो ये खुद इसने मैनेज किया हुआ। इधर एक राउंड की आपके पास देखें तो इसने राउंड आइकन भी रखे हैं, तो ये खुद देख रहा है कि किस सिस्टम पे खुल रहा है, वहां पे राउंड आइकन की सपोर्ट है तो ये राउंड बाइंड कर लेगा उस पिक्सल के हिसाब से, रेजोल्यूशन के हिसाब से। अदरवाइज तो मिडपैप के फोल्डर के अंदर आप अपनी इमेजेस के स्पेशली आइकन के डिफरेंट वेरिएंट्स रख रहे हैं ताकि डिवाइस की रेजोल्यूशन के हिसाब से इटसेल्फ खुद ही उसी पिक्सल की इमेज को जो है वो रेंडर करें। मैं आपको बाद में वेबसाइट भी बता दूंगा जिसमें हम अपनी एक इमेज देंगे तो ये उसके खुद ब खुद ये तमाम वेरिएंट्स खुद ही जनरेट कर देगा। यानी कि हमारे पास एक इमेज होगी जो हमारे किसी डिजाइनर ने जनरेट की होगी, वो इमेज हम उस वेबसाइट को देंगे और उसमें हम बता देंगे हमें किस किस रेजोल्यूशन की सपोर्ट चाहिए, तो वो आपको 4-5 इमेजेस खुद ही तैयार करके दे देगा, ठीक है। और जस्ट आप वहां से इमेजेस डाउनलोड करें और यहाँ पे फोल्डर में रख देंगे, तो जैसे ही वो जिस भी रेजोल्यूशन पे आपकी डिवाइस वो एप्लीकेशन ओपन होगी तो ये खुद ही आइडेंटिफाई कर लेगा कि आपने इस इमेज का कौन सा वेरिएंट जो है वो बाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपके पास वैल्यूज का फोल्डर है। वैल्यूज के अंदर हम तमाम अपनी कॉन्स्टेंट रिसोर्सेज को मैनेज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरी एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे जो है वो इस टैग्स मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल कोई हेडिंग्स मौजूद है, अब हेडिंग्स इंग्लिश में हो, उर्दू में हो, अरबी में हो, ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो वैल्यूज के अगर मैं करूं तो मेरे पास एक जो फाइल मुझे दिख रही है वो दिख रही है string.xml। स्ट्रिंग के अंदर आप तमाम अपने जो वर्ड्स हैं, जो कांस्टेंट है, वो तमाम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। जैसे हमारा ऐप का नेम जो हमने रखा था फर्स्ट नेम, वो यहाँ पे बाइंड है, ठीक है। और अगर मैं android.manifest पे जाऊं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वही चीज @string, यानी कि इस ऐप का नाम आपको कहां से मिलेगा, स्ट्रिंग की फाइल पे जाओ @string, और स्ट्रिंग के अंदर जो इस टैग का नाम रखा गया है वो app_name रखा गया है, ठीक है। तो
स्ट्रिंग के अंदर आप अपनी तमाम कॉन्स्टेंट रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके बटन्स के कुछ नाम है, ठीक है, बटन्स के आपके जितने भी नाम है, अगर वो सर्वर से नहीं आ रहे तो रादर देन कि आप जावा की फाइल में या एक्सएमएल फाइल में जाके हार्ड कोड करें, आप यहाँ पे मैनेज कर लें, यानी कि एक सिंगल रिसोर्स पे मैनेज कर लें। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे बात कर लेते हैं, आपके पास 10 एक्टिविटीज है, 10 एक्टिविटीज पे बटन है, हर बटन का नाम सबमिट है, हर बटन का जो नाम है सबमिट है या ओके है। तो अगर आप हर XAML फाइल पे, हर UI फाइल पे ओके या सबमिट जाके हार्ड कोड लिखेंगे, दैट मीन आपको 10 जगहों पे जाके लिखना पड़ेगा। रादर देन आप एक इधर कॉन्स्टेंट डिफाइन करें और तमाम को रेफर करें। कल को अगर आपको बटन का नाम तब्दील करना हुआ तो जस्ट आप एक जगह करेंगे, उसका इफेक्ट रेफर होगा, ठीक है। तो string.xaml के अंदर हम तमाम कॉन्स्टेंट रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं और हम देखेंगे कि लोकलाइजेशन कैसे होती है। लोकलाइजेशन मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ वो एक इंग्लिश अल्फाबेट है, ठीक है, एक इंग्लिश वर्ड मौजूद है। तो फॉर एग्जांपल मेरी डिवाइस जो है वो मैंने उसकी जो लैंग्वेज सेट की हुई थी वो अरबी पे की हुई थी, तो कैसे हमारी एप्लीकेशन का नाम अरबी में वहां पे दिख रहा होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग की मल्टीपल फाइल बना लेंगे, स्ट्रिंग की मल्टीपल फाइल बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अगर स्ट्रिंग अरबी रिसोर्सेज के लिए स्ट्रिंग को मैनेज करना है तो मैं एक नई फाइल बना लूंगा, स्ट्रिंग डॉट माइनस का निशान डॉट AR, यानी कि स्ट्रिंग डैश AR। तो आपके एंड्रॉइड के सिस्टम को पता है कि अगर आपकी जो डिवाइस जिस पे आपकी एप्लीकेशन रन हो रही है, अगर उधर लैंग्वेज अरबी सेट है तो उसको स्ट्रिंग की कौन सी फाइल का वर्जन कॉल करना है, तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही वो वाला वर्जन कॉल कर देगा। ये अच्छी बात है इसकी, ठीक है। दूसरी चीज color.xml। अच्छा, color.xml के अंदर आप अपनी तमाम जो कलर कोड्स है वो डिफाइन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल बटन का कलर क्या होगा, टेक्स्ट का कलर क्या होगा। अगेन आइडिया वही है कि अगर आप यहाँ पे मैनेज नहीं कर रहे, आपको कोई रोकेगा नहीं, आप जाए अपनी लेआउट फाइल पे और फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि भाई मेरे पास एक टेक्स्ट व्यू सामने मौजूद है जिसपे टेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका जो है वो कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ आया टेक्स्ट कलर और मैंने कुछ भी जो है कोड दे दिया इसको, ठीक है। तो ये कोड मैंने यहाँ पे दे दिया, रेड कलर का कोड है तो ये कलर चेंज हो जाएगा। तो मैं कहने का मकसद ये है कि आपके पास बहुत सारी अपनी एप्लीकेशन में बहुत सारी ऐसी रिसोर्सेज होंगी जिनका कलर आपको रेड रखना होगा। तो आपको कल को जाके पूरी एप्लीकेशन की थीम कल को तब्दील करनी पड़ गई तो आपको हर फाइल में जाके इस कलर कोड को तब्दील करना होगा। अच्छा ये था कि आप इसको पीछे color.xaml में रखते और @color करके यहाँ पे कलर में जितनी भी एंट्रीज मौजूद है वो तमाम आ गई। मेरे पास 3 एंट्री मौजूद है तो कलर प्राइमरी करता हूँ तो कलर प्राइमरी जो भी कलर सेट है यहाँ पे वो आ गया, ठीक है। तो एक कहले आपने अपने एक कॉमन रिसोर्स बनाई दी। तो color.xml के अंदर आपने क्या मैनेज करना है, अपने कलर कोड्स मैनेज करना है। अगेन इसमें भी डिपेंड करता है, आप इसके भी मल्टीपल वेरिएंट बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि भाई अरबी में जब एप्लीकेशन खुले तो कलर स्कीम ये हो फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या करें, कलर्स डैश AR की फाइल बना लेंगे तो और कलर कोड चेंज कर दें, यही नाम सेम रखिएगा, कलर कोड चेंज कर दें तो वो खुद ही देख लेगा कि वो जिस डिवाइस पे लोकली आपकी ऐप जो है वो ओपन हो रही है वहां पे अगर अरबी साइट है तो वो कलर की फाइल color.xaml नहीं कलर डैश AR.xaml खुद ब खुद रेंडर कर रहा होगा, ठीक है। इसको हम करके देखेंगे अभी। अच्छा, तीसरी चीज है style.xaml। style.xaml के अंदर आप अपनी थीम बना रहे होते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ओपन करके दिखाऊं तो ये हमारी एक डिफॉल्ट थीम बनी हुई है, theme.app थीम, ठीक है। और ऐप थीम ये कहाँ पे डिफाइन होगी, आपने एंड्रॉइड XAML के अंदर बताया हुआ है कि मेरी जो पूरी एप्लीकेशन है इसकी थीम जो आपने रखनी है वो क्या रखनी है, @style.app थीम। ऐप थीम क्या कर रही है, कुछ कलर डिफाइन कर रही है। जब आपकी एप्लीकेशन ओपन होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेआउट फाइल ही ओपन कर लूं तो आपको दिख रहा होगा कि जो आपका टॉप बार है, जो नोटिफिकेशन बार है, उसका कलर जो है वो डार्क ब्लू है और जो आपका हेडर है उसका जो है वो थोड़ा सा लाइट है। ये कैसे पॉसिबल है, पीछे आपने जो थीम डिफाइन की हुई है उस थीम में भी ये कलर है कि एक कलर जो है प्राइमरी जो कि डार्क, ठीक है, डार्क कलर आपका नोटिफिकेशन बार पे आ रहा है और जो कलर प्राइमरी है वो आपका कहाँ पे आ रहा है, डार्क आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जितनी भी थीम्स होती है वो हम कहाँ बना रहे होते हैं, style.xaml के अंदर, ठीक है। अब अपनी डिफाइंड थीम बनाए। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूं कि भाई कुछ एक्टिविटीज की जो थीम है ना वो मेरे हिसाब से, तो आप इसको कॉपी पेस्ट करें, अपनी थीम का जो भी नाम रखना है रखें, यहाँ पे ऐप थीम है, नाम चेंज कर लें और जब उस एक्टिविटी पे जाए तो उस करंट एक्टिविटी की थीम जो भी सेट करना चाहे आप कर सकते हैं, तो वो खुद ब खुद उसको रेंडर कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी रिसोर्सेज के फोल्डर के अंदर रिसोर्सेज होती है।
ठीक है, यानी कि रिसोर्सेज की हम बात करें, पहली चीज है ड्राइवर, जहां पे हम अपनी स्टैटिक इमेजेस अपने ड्राइवर्स को मैनेज कर रहे होते हैं, यानी कि XAML रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे होते हैं। दूसरा हमारे पास लेआउट का फोल्डर है, लेआउट के अंदर हमारी एक्टिविटी की लेआउट, फ्रेगमेंट्स की लेआउट, लिस्ट आइटम की लेआउट्स, तमाम लेआउट्स हम यहाँ पे मैनेज कर रहे होंगे। मिड मैप फोल्डर के अंदर हम अपने नॉर्मली आइकन्स को मैनेज कर रहे होते हैं, और वैल्यूज के अंदर हमारे पास तमाम कॉन्स्टेंट रिसोर्सेज होती हैं, कलर रिसोर्सेज भी हैं इसके अंदर, स्ट्रिंग रिसोर्सेज भी हैं, और हमारे पास थीम्स भी यहाँ पे मौजूद है। और जावा के अंदर हमारे पास तमाम एक्टिविटी की .java फाइल्स होंगी, और तमाम हमारी मॉडल क्लासेस होंगी जो हमने खुद अपनी प्रोग्राम की रीयूजेबिलिटी के लिए, अपनी प्रोग्राम की मॉडलिंग के लिए जो हमने खुद इंट्रोड्यूस कराई होंगी, वो तमाम आपके पास यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, अब आ जाते हैं मैनिफेस्ट फाइल पे। तो मैंने कहा आपके पास जो मैनिफेस्ट फाइल है वो सबसे आपके पास इंपॉर्टेंट फाइल है आपकी एप्लीकेशन की, जो आपकी पूरी एप्लीकेशन का कॉन्क्लूजन बताएगी कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर कितने कंपोनेंट्स हैं, किस कंपोनेंट का क्या नाम है, उस पर क्या थीम सेट की गई है। फॉर एग्जाम्पल आपकी एप्लीकेशन में 10 एक्टिविटीज थी, तो आपके जब आपकी एप्लीकेशन रन हो रही है तो कैसे पता चलेगा आपके एंड्रॉइड के फ्रेमवर्क को कि इन 10 में से कौन सी ऐसी एक्टिविटी हो सबसे पहले लॉन्च हो। ठीक है ना, ये ऐसी है कि जब हम अपने प्रोग्राम बनाया था हमने, तो हम कह रहे थे कि भाई हमारे मल्टीपल जावा फाइल्स मौजूद है, कि एक फाइल होगी जिसमें मेन फंक्शन होगा, तो मेन फंक्शन आपके इस पूरे प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। इसी तरीके से आपके प्रोग्राम एप्लीकेशन के अंदर एक से ज्यादा एक्टिविटीज हो सकती है, तो आपके एंड्रॉइड के फ्रेमवर्क को कैसे पता चलेगा कि 10 एक्टिविटीज है, और इन 10 एक्टिविटी में से वो कौन सी एक्टिविटीज है जो पहले दिखेगी, यानी कि लॉन्चर एक्टिविटी कौन सी है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे आए तो ये आपको बता रहे हैं कि भाई XML का वर्जन कौन सा है, ठीक है, कौन सी स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो पैकेज है। ठीक है, यही वो आइडेंटिफायर जो प्ले स्टोर पे आपकी एप्लीकेशन को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। अच्छा, आपके पास ये एप्लीकेशन का टैग है, इस एप्लीकेशन के टैग के अंदर आप तमाम कंपोनेंट्स को लिस्ट डाउन कर रहे होंगे। आप नहीं करोगे, आप जैसे ही नया क्रिएट करेंगे कंपोनेंट, एंड्रॉइड का सिस्टम खुद ही इसकी एंट्री जो है वो आपके पास इस एप्लीकेशन के टैग के अंदर रखेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नई एक्टिविटी बनाता हूं, तो एप्लीकेशन के टैग के अंदर यहाँ पे एक एक्टिविटी का टैग आ जाएगा। उस एक्टिविटी का क्या नाम है, क्या वो लॉन्चर एक्टिविटी है या नहीं, तो यहाँ पे आते हैं। अब आपसे कह रहा है कि भाई एप्लीकेशन का आइकन क्या है, तो एप्लीकेशन का आइकन आपने @libtap IC लॉन्चर बता दिया। अब IC लॉन्चर के आपके पास डिफरेंट वेरिएंट्स मौजूद है, तो ये खुद ही रियलाइज कर लेगा कि जिस सिस्टम पे, जिस डिवाइस पे आपकी एप्लीकेशन रन हो रही है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन, उसकी रेजोल्यूशन के हिसाब से परफेक्ट कौन सी इमेज जो है वो बाइंड कर रही है। ठीक है, तो ये आपने लॉन्चर बता दिया, आपने ऐप का नाम बता दिया, ऐप का नाम आपने जो है वो स्ट्रिंग के रिसोर्स से मैनेज कर लिया, वरना आप यहाँ पे हार्ड कोड भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। दूसरी चीज आपने बता दिया कि अगर आपकी एप्लीकेशन जिस डिवाइस पे रन हो रही है वहां पे राउंड आइकन की सपोर्ट मौजूद है, तो राउंड आइकन आपको कहां मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें वेबपैक के अंदर हमारे पास 2 तरह के आइकन थे, एक था IC लॉन्चर और एक IC लॉन्चर _ था, तो आपने राउंड का एड्रेस भी बता दिया। ठीक है, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं तो बताता है कि भाई मल्टीपल वेरिएंट्स आपके पास यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, आपके पास एप्लीकेशन की थीम क्या होगी। दूसरी जो आपके पास ये सपोर्ट RT1 और अलाउ बैकअप लिखा हुआ है, इसका ताल्लुक थोड़ा सा आपके कैलेट डिवाइस के रिसोर्सेज से, मेमोरी से। ठीक है, कुछ डिवाइसेस पे अगर आप अलाउ बैकअप 2 नहीं करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन क्रैश होगी। ठीक है, तो जैसे हम मूव होंगे तो बात करेंगे कि इसके मीनिंग क्या है। ठीक है, सपोर्ट RT1, ठीक है, कुछ सपोर्ट आपके पास बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड कर रही है। जैसे आपका एप्लीकेशन का टैग खत्म होगा, इसके अंदर बहुत सारे चाइल्ड आपके पास टैग मौजूद है। अच्छा, इस एप्लीकेशन के टैग के अंदर आपके पास तमाम एंड्रॉइड के कंपोनेंट शामिल होंगे। अच्छा, आप एंड्रॉइड के 4 ही बेसिक कंपोनेंट्स, एक है एक्टिविटी, एक है सर्विस, एक है ब्रॉडकास्ट, और दूसरी हमारे पास है कंटेंट प्रोवाइड। ठीक है, जो मैनुअल आपके पास दिया हुआ उस पर ये चीज लिखी हुई होगी। एक्टिविटीज क्या चीज है, एक्टिविटी वो चीज है जो आपके पास जिससे यूजर इंटरेक्ट कर रहा है, जो यूजर को दिख रही है। जो आपके पास एक सिंगल स्क्रीन है वो जस्ट एक एक्टिविटी है। ठीक है, जिससे यूजर इंटरेक्ट कर सकता है। अच्छा, एक एक्टिविटी 2 चीजों से मिलकर बनती है। एक एक्टिविटी की UI फाइल है, यानी कि उसको जो UI यूजर को दिखाना है, इंटरफेस दिखाना है, उसकी फाइल क्या है, और उस इंटरफेस पे जब यूजर इंटरेक्ट करेगा तो पीछे जो आपके पास लॉजिकल फाइल है जिसमें आप अपनी पूरी बिजनेस लॉजिक डिफाइन करेंगे, जो कि एक जावा की फाइल है, वो फाइल। यानी कि एक एक्टिविटी 2 फाइल से मिलकर बनती है, एक आपकी डिजाइन की फाइल और आपकी एक बिजनेस लॉजिक की फाइल जो कि जावा बेस्ड। इन दोनों को आप मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगी, एक्टिविटी बन जाएगी। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज हमने बात करी सर्विसेज। हमारी एप्लीकेशन में बहुत सारी सर्विसेज हम बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपनी एप्लीकेशन के अंदर कुछ कंटेंट डाउनलोड कराना है,
फॉर एग्जाम्पल मुझे अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूजर की इमेजेस डाउनलोड करवानी है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर जो डाउनलोडिंग के टास्क होते हैं ये एक लॉन्ग टास्क होते हैं, अगर आप इसको यूआई पे रेंडर कर देंगे तो आपका जो यूजर है वो ब्लॉक हो जाएगा। इसकी एग्जाम्पल ऐसे ले लें, गूगल क्रोम आपने खोला, आपने कोई नेट सर्फ किया, आपने कोई चीज फॉर एग्जाम्पल सॉन्ग जो है वो डाउनलोड कर रहे हैं, जैसे आपने सॉन्ग पे डाउनलोड पे क्लिक किया, अगर वो सॉन्ग आपके ही सामने फोरग्राउंड पे ही डाउनलोड होना शुरू हुआ, दैट मींस आप ब्लॉक हो गए, आप कोई और काम नहीं कर सकते। तो इस तरह के टास्क जो होते हैं वो हमें फोरग्राउंड पे नहीं बैकग्राउंड में चलाने होते हैं। तो बैकग्राउंड टास्क जो होते हैं वो हम सर्विसेज के थ्रू अचीव कर लेते हैं, यानी कि सर्विसेज बेसिकली यूआई लेस टास्क है, यानी कि उनकी यूआई एग्जिस्ट नहीं करती, बैकग्राउंड टास्क है, लॉन्ग रनिंग टास्क है। आपको कोई फॉर एग्जाम्पल आपको कोई सॉन्ग प्ले करा रहा है, तो आपने सॉन्ग प्ले करा दिया, ऐसा तो नहीं सॉन्ग प्ले हो गया तो वो यूआई में रहेगा, आप बैक चले गए अपना काम कर रहे हैं, किसी दूसरी एप्लीकेशन में चले गए, आपने अपने एप्लीकेशन अपना मोबाइल पे वो लॉक कर दिया, लेकिन स्टिल जो है वो आपका सॉन्ग जो है वो बैकग्राउंड में प्ले हो रहा होता है। तो ये काम कैसे होता है? सर्विसेज के थ्रू होता है। ठीक है, तीसरी चीज हमने बात करी ब्रॉडकास्ट रिसीवर। ब्रॉडकास्ट रिसीवर नाम से जाएगा, ब्रॉडकास्ट के मीनिंग क्या होते हैं? मल्टीपल लोगों को आपने वो जो है वो जो कहने पैकेट था वो ब्रॉडकास्ट कर दिया, अब उसको जो भी रिसीव करना चाहे वो कर सकता है। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल ऐसे है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये करना है कि मैंने अपनी एप्लीकेशन में एक टास्क था वो डिप्लॉय कर दिया कि जैसी नया एसएमएस आए या जैसी डाउनलोड हो जाए फाइल तो मुझे एक नोटिफिकेशन देना, फॉर एग्जाम्पल। तो ये काम कैसे होगा कि वो काम देख रहा होगा क्या मेरे पास ब्रॉडकास्ट आया नहीं आया, क्या मेरे पास कोई इनपुट आया नहीं आया, जैसे वो इनपुट आएगा वो क्या कर देगा, उसको ब्रॉडकास्ट कर देगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी एग्जाम्पल, आपने बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसे देखी होंगी जिसमें आपके पास डुअल ऑथेंटिकेशन होती है। डुअल ऑथेंटिकेशन का मुराद ये वो कहता है कि भाई आप जो है वो अपनी ईमेल एड्रेस दें, हम आपकी ईमेल एड्रेस पे या एसएमएस पे वो आपको एक एक्सेस कोड देंगे, आप एक्सेस कोड अपनी एप्लीकेशन में डालेंगे, तब आप जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारी फाइनेंशियल एप्लीकेशन होती है, फॉर एग्जांपल कोई आप बैंक की एप्लीकेशन डालें, उसमें अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन करनी है तो ट्रांजेक्शन आपने सिलेक्ट करी, भाई फला बंदे को मुझे 1000 रुपए जो है वो क्या करने, ट्रांसफर करने, तो क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियली पैसों का मामला इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे डुअल ऑथेंटिकेशन हो, वो आपको एक वन टाइम ऑथेंटिकेशन पासवर्ड देगा आपके एसएमएस पे या आपकी ईमेल पे। आप उस कोड को जब तक नहीं डालेंगे तो आपकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, या सिक्योरिटी क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल। तो अगर इसको थ्रेड देख रहे हैं आप, बहुत सारी रजिस्ट्रेशन जैसे व्हाट्सएप में होता है कि आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हो, रजिस्ट्रेशन जब आप नया नंबर डालते हैं व्हाट्सएप की रजिस्ट्रेशन पे तो उस नंबर पे आपको एक कोड देता है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि जैसे आपने नंबर डाल के नेक्स्ट का बटन प्रेस किया तो आपके पास एक एक्टिविटी खुलती है जहां पे लिखा होता है कि भाई कोड डाल दें, वो कोड आपको एसएमएस पे आएगा। लेकिन आप देखते हैं जैसे आपके पास वो एसएमएस पे कोड आया, आप डालते नहीं है, वो खुद ही डाल के आगे बढ़ जाता है। ये काम कैसे हुआ कि आपने देखा कि भाई जब मैंने नेक्स्ट का बटन प्रेस किया, आपने ब्रॉडकास्ट रिसीवर अपनी ऐप पे जो है वो पब्लिश कर दिया, वो रिसीविंग मोड पे कंटिन्यूअसली देख रहा है क्या मेरे पास इस तरह की चीज जो है वो पूरे एप्लीकेशन पूरे एंड्रॉइड डिवाइस पे क्या आई है। जैसे उस तरह का एसएमएस आया, उसने वो कोड उठाया और ऑटोमेटिकली डाल के उसको डिकोड करके आगे बढ़ गया, वरना आपको खुद से वो चीज डालनी पड़ती। ये कैसे हुआ? ये ब्रॉडकास्ट रिसीवर के थ्रू कि जैसे आप नेक्स्ट करके आगे गए, वो पीछे लिस्निंग मोड पे क्या मेरे पास वो कोड आया नहीं आया, जैसे जो भी कोड आया उसने उसको क्या रखा, उसी टैग बॉक्स में रखा और आगे बढ़ गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये देख रहे हैं मेरे पास एसएमएस आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक अलार्म जो है वो अपने एप्लीकेशन में ना वो क्या किया हुआ, कॉन्फ़िगर किया। अब क्या करें, मैंने देखता हूँ यार जैसी अलार्म रिंग हो तो आप क्या करें, मेरी एप्लीकेशन खोल दें। फॉर एग्जाम्पल इस तरह का मुझे काम करना है, जैसे अलार्म रिंग हो तो मेरे दोस्त को ईमेल चली जाए, फॉर एग्जाम्पल जैसे अलार्म रिंग हो तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो ये काम है, अलार्म जैसे रिंग होगा आपका ब्रॉडकास्ट रिसीवर आपकी एप्लीकेशन में मौजूद है, जो रिसीविंग मोड पे जैसी वो चीज उस तरह की चीज को रिसीव करेगा वो ब्रॉडकास्ट कर देगा आपकी एप्लीकेशन। ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट रिसीवर का काम ये होता है। चौथी और आखिरी कंपोनेंट जो होता है वो होता है कंटेंट प्रोवाइडर का। मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप अपनी एक एप्लीकेशन बना रहे हो और आप चाहते हैं कि आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर माइट बी पॉसिबल लोकली जो है ना वो डेटा सेव कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कॉन्टेक्ट की एप्लीकेशन बनाई और वो एप्लीकेशन क्या कर रही है, मेरे अपनी एप्लीकेशन के अंदर लोकली उसी डिवाइस पर रहते हुए ही कॉन्टेक्ट्स को मैनेज कर रही है। अब कहने का मतलब ये है कि जो आप एप्लीकेशन बनाइए उस एप्लीकेशन में एक छोटा सा डेटाबेस भी एग्जिस्ट करता है, जो सिर्फ और सिर्फ जो राइट्स है उसके वो आपकी एप्लीकेशन के पास। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इस एप्लीकेशन का डेटा आपके डिवाइस में मौजूद दूसरी एप्लीकेशन के साथ जो है वो डेटा आपकी एप्लीकेशन का शेयर हो सके,
तो ये काम जो हम करते हैं वो क्या करते हैं, कंटेंट प्रोवाइडर के थ्रू करते हैं। हम बता देते हैं कि भाई हमारी इस एप्लीकेशन का डेटा जो है वो आपने इस रिक्वेस्ट के ड्राफ्ट पे जो है वो लोगों से शेयर करना है। व्हाट्सएप की एग्जाम्पल है, जैसे आप व्हाट्सएप पे नया अकाउंट बनाते हैं तो आपके जो कॉन्टैक्ट की एप्लीकेशन के जितने भी कॉन्टैक्ट है ऑटोमेटिकली सिंक हो जाते हैं। आपकी एक मैसेज की एप्लीकेशन है जिसका काम मैसेज सेंड करना है, वो भी क्या करती है, आपके कॉन्टैक्ट को सिंक कर लेती है। तो कैसे ये दो एप्लीकेशन आपस में डेटा एक्सचेंज कर रही है, कंटेंट प्रोवाइडर के थ्रू कर रही है। ठीक है, तो हमारी एप्लीकेशन के अंदर 4 ही बेसिक कंपोनेंट्स मौजूद है। एक एक्टिविटी, दूसरा हमारे पास कंटेंट प्रोवाइडर है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर है, और एक हमने बात कर ली किसकी, सर्विस है। तो जितने भी आपकी एप्लीकेशन के अंदर कंपोनेंट्स होंगे, जो भी आप बना रहे होंगे, ये खुद ही यहाँ पे एंट्री कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ जाता हूँ, मैं न्यू पे जाता हूँ, मैं न्यू एक्टिविटी बना लेता हूँ। ठीक है, एक्टिविटी पे आया, पूछेगा कौन सी एक्टिविटी बनानी है, मैंने कहा भाई ब्लैंक एक्टिविटी बना देना, तो मैंने एम्प्टी एक्टिविटी बना दी, नाम रखूंगा, ओके करूंगा, तो ऑटोमेटिकली खुद ये जो भी नाम रखूंगा उसकी एंट्री यहाँ पे एक नई एक्टिविटी की कर देगा। ठीक है, तो आपकी ये बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, आपको बता रही है कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर कितनी एक्टिविटीज है। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल आपकी एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज है, एक से ज्यादा एक्टिविटीज है, तो आपकी एप्लीकेशन जब लॉन्च हो रही है, जब ओपन होगी, तो उसको कैसे पता चलेगा कि पहली एक्टिविटी कौन सी है। तो ये काम इंटेंट फिल्टर के थ्रू है, आपने एप्लीकेशन के अंदर बता, एक्टिविटी के अंदर बता दिया। अब अगर आप देखें तो ये एक्टिविटी का जो टैग है यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। इसके अंदर आपने बता दिया कि भाई तमाम एक्टिविटीज में जो मेरी पहली लॉन्चर एक्टिविटी है ना, वो ये आप चेंज भी कर सकते हैं। आप इसको कॉपी करें, दूसरी एक्टिविटी जो आपने बनाई है वहां जाके पेस्ट कर दें, तो आप रन करेंगे तो अब आपकी ये लॉन्चर एक्टिविटी नहीं होगी, चेंज होगी। तो यहाँ पे 2 चीजें, एक है एक्शन और एक क्या है, कैटेगरी। अच्छा, इंटेंट फिल्टर, मैंने आपको इंटेंट शायद बताया हो पहली क्लास में। देखें, इंटेंट एक ऐसा मॉड्यूल है जिसका काम 2 चीजों के दरमियान कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना। अगर आपको एक्टिविटी टू एक्टिविटी, यानी कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी से स्विच करना है, कम्युनिकेट करना है, जो बीच में इंटरमीडिएटली कंपोनेंट मौजूद है, वो इंटेंट। दूसरी चीज, अगर आपको एक एक्टिविटी से कोई सर्विस स्टार्ट करनी है, बीच में जो मॉड्यूल है वो कौन मौजूद है, इंटेंट मॉड्यूल। आपको अपनी एप्लीकेशन से एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर इनिशियलाइज करना है, बीच में जो मॉड्यूल है वो क्या है, एक इंटेंट मॉड्यूल। इसी तरीके से मैंने बता दिया भाई मेरी पूरी एक्टिविटी, जितनी भी एक्टिविटीज है, इनमें से मैंने इंटेंट फिल्टर लगा दिया। इंटेंट फिल्टर क्या करेगा, तमाम एक्टिविटीज में सर्च करेगा जाके इसमें से इंटेंट फिल्टर किस पे मौजूद है। अच्छा, इस इंटेंट फिल्टर में आप मल्टीपल एक्शन और मल्टीपल कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कैटेगरी में लिखा हुआ कि भाई ये जो एक्टिविटी है ना, ये एक लॉन्चर एक्टिविटी, यानी कि लॉन्च होगी। एक्शन मैंने बता दिया कि भाई जो इसका एक्शन है वो मेन एक्शन है। ठीक है, अब एक्शन हमारे में बहुत सारा से होता है, डायल भी एक्शन होता है, डाउनलोड भी एक्शन होता है, ओपन भी एक्शन होता है, बहुत सारे एक्शन एग्जिस्ट करते हैं। तो मेन एक्शन बता रहा है आपके पास कि जो लॉन्चर एक्टिविटी है इसमें आपने इसको मेन एक्टिविटी के तौर पे ट्रीट करना है। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज, इस मैनिफेस्ट फाइल के अंदर आप अपनी एप्लीकेशन में यूजर से कुछ परमिशंस मांग रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाई जब यूजर इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करे तो मुझे उस यूजर की डिवाइस पे उसका इंटरनेट भी एक्सेस करना है, उसके कॉन्टैक्ट भी एक्सेस करना है, उसकी डिवाइस भी, उसकी क्या मेमोरी भी एक्सेस करनी है, मुझे उसका SD कार्ड भी एक्सेस करना है, मुझे उसका कैमरा भी एक्सेस करना है। तो आपको ये परमिशन अपनी मैनिफेस्ट फाइल के अंदर बतानी होती है। तो आप देखते हैं जब आप किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन पूछता है आपसे कि भाई जो आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं या आपसे कैमरा की परमिशन भी मांग रही है, आपसे जो है वो इंटरनेट का एक्सेस भी मांग रही है, आपसे जो है वो फॉर एग्जाम्पल आपकी ये स्टोरेज को यूज करने का भी जो है वो परमिशन मांगी, तो आप उसको परमिशन दे देंगे। दैट मीन्स कि आपकी ये एप्लीकेशन अब आपकी डिवाइस की रिसोर्सेज को यूज कर सकती है। ठीक है, अगर आप परमिशन नहीं देंगे तो ऑब्वियसली अगर आप कोई फाइल डाउनलोड करा रहे हैं तो डाउनलोड करा के आप एप्लीकेशन मेमोरी में तो नहीं रखेंगे, आप अपनी डिवाइस की मेमोरी में रखेंगे। और आपने डिवाइस मेमोरी की परमिशन नहीं दी होगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, डेडलॉक आएगा और वो चीज आपको वो डाउनलोड ही करने नहीं देगा। तो परमिशन भी हमारे पास 2 तरह की आती है। पहले जो थी हमारे पास क्या ले मैश मेनू से जो पीछे बैकवर्ड के वर्जन थे लॉलीपॉप तक के, वहां पे आपसे जो परमिशन था वो एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन पूछता था। आप इंस्टॉल करते तो एक स्क्रीन आपके पास ओपन होती थी कि भाई ये फला एप्लीकेशन जो आप इंस्टॉल कर रहे हैं ये इंटरनेट की परमिशन भी मांग रही है, कैमरा की भी मांग रही है, फला की भी मांग रही है। आप दे के आगे बढ़ जाते थे। कल को आपको परमिशन बंद करनी होती थी तो आप जाते थे सेटिंग्स एप्स के अंदर, एप्लीकेशन मैनेजर के अंदर आके उस एप्लीकेशन को ओपन करते थे तो एक परमिशन का आपके पास एक लिस्ट आइटम होता था। उस परमिशन में आप जैसे क्लिक करेंगे तो बता देगा भाई एप्लीकेशन को फला फला परमिशन आपने दी है।
आप कोई भी परमिशन वहां से ऑन या ऑफ कर सकते थे, ठीक है। लेकिन मैशमैलो और उससे ऑनवर्ड जो है वो रन टाइम परमिशन का कॉन्सेप्ट आया। रन टाइम परमिशन ये है कि जिस इंस्टेंस ऑफ टाइम पे आपको जिस रिसोर्स की जरूरत है ना, उसी मोमेंट से यूजर से पूछे कि आप वाकई इसकी परमिशन देने में इंटरेस्टेड है या नहीं, ठीक है। यानी कि अब यूजर जैसी डाउनलोड का बटन प्रेस करेगा तो वो डाउनलोड पे पूछेगी भाई जो कंटेंट डाउनलोड हो रहा है या आपकी डिवाइस की मेमोरी पे रखा जाएगा, क्या आप इसको डिवाइस की मेमोरी एक्सेस करने के राइट दे रहे नहीं। अच्छा, आइडिया ये थोड़ा सा सिक्योरिटी का कंसर्न है, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं हम तो देखते भी नहीं है ना, वो जो एग्रीमेंट आता है एग्री करते हैं आगे बढ़ जाते हैं, तो उसमें आपने कुछ ऐसी परमिशन दे दी जिस परमिशन की शायद आपको जरूरत भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक एप्लीकेशन बनाई है, फॉर एग्जाम्पल वो छोटी सी एक गेम की एप्लीकेशन, लाइक टिक टेक टो की एप्लीकेशन, वो क्या है आपने भाई टिक टेक टो खेलना है। अब वो टिक टेक टो की एप्लीकेशन आपसे जो आपके कॉन्टेक्ट के राइट्स मार रही है, आपने देखा नहीं, आगे बढ़ा, माइट भी पॉसिबल है उसने कॉन्टेक्ट के राइट्स आपसे लिए बैकग्राउंड में, क्योंकि आप डेवलपर थे, आपने कोड लिखा कि जिस डिवाइस पे ये एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है कॉन्टेक्ट उठाओ और किस पे भी दे दो, सर्वर पे पुश कर दो, तो आपके पास फ्री फंड में जो है वो तमाम कॉन्टेक्ट तमाम लोगों के आ रहे होंगे, जिसपे आप जो सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हो तो उनको आप वो डेटा सेल आउट कर सकते। तो आपने देखना होगा कि भाई जो एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर रहे हैं उसमें ये एप्लीकेशन जो है वो रेलेवेंट है भी नहीं, तो इस वजह से रन टाइम परमिशन का कॉन्सेप्ट आया। जैसे आप डाउनलोड पे प्रेस करते हैं तो उस मूवमेंट में मांग रहा है, आपने देंगे तो ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एप्लीकेशन खोली और वो मेरी लोकेशन एक्सेस करना चाहिए, मैं मैप पे गया, वो उसी मूवमेंट में मुझसे पूछ ले भाई क्या आप लोकेशन देना चाह रहे हैं, इसको एक्सेस नहीं देना चाह रहे, मैं देना चाहूंगा तो ठीक है मेरी लोकेशन एक्सेस हो जाएगी, अदरवाइज मेरी लोकेशन जो है वो एक्सेस नहीं हो पाई। तो यहाँ पे आपके पास यूजर परमिशन का टैग होता है, तो आप यहाँ पे देखेंगे यूजर परमिशन आपको दो तरह की दिख रही है, एक यूजर परमिशन है और एक यूजर परमिशन SDK23 है। तो SDK23 बेसिकली मैशमैलो और मैशमैलो से ऑनवर्ड जितने भी वर्जन है वहां हम यूज करते हैं, ठीक है। तो आप उधर परमिशन के आपको नाम बताने होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंक्लूजन था ऐप का, कि ऐप के अंदर हमारे पास तीन तरह की रिसोर्सेज थी, एक मैनिफेस्ट था, एक आपके पास जावा का मॉड्यूल था, आपके पास एक रिसोर्सेज का मॉड्यूल था, ठीक है। अच्छा, वो होता क्या है कि आपके इस ऐप मॉड्यूल को जब आप रन करते हैं, इस ऐप मॉड्यूल में माइट भी पॉसिबल आपको कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज की जरूरत पड़े। ऐसा नहीं है कि आप तमाम चीजें फ्रॉम द स्क्रैच खुद ही बना रहे। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है वो नेटवर्क पे सिक्योर इंक्रिप्टेड कॉल की कोई लाइब्रेरी यूज करनी है, ठीक है। अब एक तरीका ये है कि नेटवर्क की जो रूटीन्स है, वो प्रोटोकॉल्स है, वो मैं खुद ही जो है मॉडिफाई कर लूं, HTTP प्रोटोकॉल या फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल खुद ही मॉडिफाई कर लूं, या फिर कोई मुझे थर्ड पार्टी एक बंदा है जिसने वो एक जबरदस्त सिक्योर प्रोटोकॉल की लाइब्रेरी लिखी हुई है जो कि हाईली इंक्रिप्टेड है, जिसमें बहुत सारे इंक्रिप्शन के एल्गोरिथम भी यूज हो रहे हैं। मैं जस्ट जो है वो खुद को कॉन्फ़िगर करता हूँ अपने सर्टिफिकेट के लिहाज से, ठीक है, यानी कि अपने की के लिहाज से जो कि मेरी यूनिक की होगी, तो मुझे वो उस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो मैंने सर्च किया कि यार मेरे पास क्या कोई नेटवर्क सिक्योर कॉल की लाइब्रेरी मौजूद है, तो अगर आपको मिलती है तो आपको वो अपनी एप्लीकेशन का पार्ट बनानी होगी, क्योंकि आपको उसको अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज करना है, वो एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। पहले क्या होता था, पहले हम जब इक्लिप्स वगैरह में काम करते थे वहां पे जार का कॉन्सेप्ट होता था, हमें उसकी जार फाइल डाउनलोड करनी होती थी, जार फाइल हम अपनी लाइब्रेरी में फोल्डर के अंदर शामिल करते थे, फिर उसको कॉन्फ़िगरेशन में आके ऐड करते थे, देन वो हमारी इधर जो है वो प्रोजेक्ट में एक्सेसिबल होती थी। प्रोजेक्ट में एक्सेसिबल से मुराद ये कि देन वो हमें जब हम जाते थे तो हम उसको इंपोर्ट कर सकते थे, ठीक है। अब ये देखिए ये एक लाइब्रेरी है, ये एक लाइब्रेरी है थर्ड पार्टी जो आपको गूगल ही प्रोवाइड करता है, लेकिन वो आपके फ्रेमवर्क का पार्ट नहीं है। तो उसने एप्लीकेशन आपकी इस लाइब्रेरी को शामिल किया। जब आपकी लाइब्रेरी शामिल हो जाएगी आपके प्रोजेक्ट के अंदर, दैट मीन्स आप उस लाइब्रेरी को क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से एक लाइब्रेरी थी जो एक फॉर एग्जाम्पल एक कह लें ऑरिकल आपको प्रोवाइड करते हैं। तो जब वो ऑरिकल की लाइब्रेरी आप अपने प्रोजेक्ट में शामिल कर लेंगे, पहले क्या होता था हमें जार फाइल के थ्रू हम शामिल करते थे, अब हम ये जो शामिल करते हैं इस तरह की लाइब्रेरी ग्रिडल के थ्रू करते हैं, ठीक है। ग्रिडल पे भी थोड़ी देर में बात करते हैं। तो जैसे ही वो ग्रिडल आपकी उस थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को आपके प्रोजेक्ट का पार्ट बना लेगा, तो अब आप उसको अपनी जावा की फाइल में, किसी भी जावा की फाइल में यूज करने जा रहे होंगे, तो आप यहाँ पे उसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा oracle.network फॉर, ठीक है, .htp, यानी कि मैं HTTP प्रोटोकॉल पे कुछ काम है, तो वो प्रोजेक्ट में मैंने शामिल हो जाएगी। दैट मीन मैं उसको इंपोर्ट करा लूंगा और मैं उस फाइल्स को, उस क्लास को यूज कर सकता हूं जो मुझे आप सिक्योर कनेक्ट कॉल्स की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रही है। तो बात यह कि इस ऐप के मॉड्यूल के अंदर जरूरी नहीं है जो आप खुद डिफाइन कर रहे हैं वो तमाम रिसोर्सेज, कोई थर्ड पार्टी रिसोर्सेज भी शामिल हो।
तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है ग्रिडल स्क्रिप्ट का। अच्छा, ग्रिडल बेसिकली कहने आप एक बिल्ड टूल सिस्टम, ग्रिडल का काम क्या है, बिल्ड टूल सिस्टम है। अगर मैं इस ग्रिडल पे जाऊं तो यहाँ पे मुझे दो फाइलें दिख रही हैं, एक है बिल्ड और ग्रिडल, दोनों का नाम यही है, लेकिन अगर आप ब्रैकेट्स में देखेंगे तो एक बात कह रहा है कि एक बिल्ड और ग्रिडल जो है वो प्रोजेक्ट के लिए और एक जो है वो आपके ऐप के मॉड्यूल के लिए। अच्छा, ऐप का मॉड्यूल ये है जो नाम लिखा हुआ ना, ये क्या ऐप का। अच्छा, इस बिल्ड और ग्रिडल के अंदर क्योंकि इसका काम बिल्ड करना है, बिल्ड टूल सिस्टम है, इस बिल्ड और ग्रिडल जो कि आपकी मॉड्यूल ऐप की फाइल है, इसके अंदर आप तमाम वो कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे कि कैसे आपने ये ऐप का मॉड्यूल बिल्ड कर। सही, माइट बी पॉसिबल इस ऐप मॉड्यूल के अलावा कोई थर्ड पार्टी मॉड्यूल भी शामिल हो आपके एप्लीकेशन में, जैसे एग्जाम्पल दिए हो, तो वहां पे उसकी भी एक ग्रिडल फाइल आ जाएगी और उसकी ग्रिडल फाइल जो कॉन्फ़िगरेशन उसकी होगी। माइट बी पॉसिबल कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉन्ट्रैक्ट आ जाए, जो आपने नेटवर्क की लाइब्रेरी इंपोर्ट की है उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन सपोर्टेड था वो लॉलीपॉप का फॉल और आपकी एप्लीकेशन का जो वर्जन है वो ओरियो है। तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट भी आएंगे आपके पास, उनको भी रिजॉल्व करना होगा। तो अगर हम ग्रिडल पे आए, बिल्ड और ग्रिडल में, तो ये आपको इस ऐप के मॉड्यूल की तमाम कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है कि कैसे आपने इस ऐप के मॉड्यूल को बिल्ड करना। ठीक है। अच्छा, अब देखें होता क्या है, ये बिल्ड और ग्रिडल जो है ना वो एक बिल्ड टूल सिस्टम है जो कि आपके पास जरूरी नहीं है स्पेसिफिक टू एंड्रॉइड। हम एंड्रॉइड पे इसको यूज कर रहे हैं ताकि हम अपनी एंड्रॉइड के रिसोर्सेज को बना के एक पैकेज फाइल बना सके, जिस पैकेज फाइल को हम प्ले स्टोर के थ्रू यूजर को, एंड यूजर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। क्योंकि हमने क्या करना है, जो भी हम यहाँ पे लाइन ऑफ कोड लिख रहे हैं, हमें एक सिंगल फाइल चाहिए, एग्जीक्यूटेबल फाइल चाहिए जो मैं किसी भी एंड यूजर को या अपने क्लाइंट्स को जो कि इनके यूजर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं। ठीक है ना। तो उसके बाद एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल या सिंगल इंस्टॉलर फाइल। ठीक है। तो एंड्रॉइड के अंदर जो इंस्टॉलर फाइल होती है उससे कहते हैं .apk फाइल। ठीक है, एंड्रॉइड पैकेज फाइल। तो ये इतनी सारी रिसोर्सेज जिसमें जावा कोड भी शामिल है, आपकी मैनिफेस्ट रिसोर्सेज भी शामिल है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज भी शामिल है, आपकी रिसोर्सेज भी शामिल है, और रिसोर्सेज के अंदर भी नेस्टेड रिसोर्सेज है, वैल्यूज है, लेआउट्स है, इन तमाम आपका टारगेट क्या है, इन तमाम को एक पैकेज के अंदर बंद कर। ये जो काम कर रहा है ना वो आपका कर रहा है ग्रिडल का। ग्रिडल क्या कर रहा है, आपके ऐप के मॉड्यूल को, ऐप के अंदर भले आपकी जावा फाइल हो, इन तमाम को कंबाइन करके सिंगल एक फाइल बना के देगा जिसको आप अपने एंड यूजर को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ आता हूँ बिल्ड ऐप के मॉड्यूल पे, तो मुझे यहाँ पे बता रहा है कि मुझे बनानी क्या है। तो आपको बताया है कि भाई जो बिल्ड और ग्रिडल है, यानी कि ग्रिडल का जो सिस्टम है वो एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन बना के देगा। ठीक है। तो मुझे कॉन्टेक्ट बताया है, मुझे com.android एक एप्लीकेशन बनानी है एंड्रॉइड की। ठीक है, ये प्री डिफाइंड टैग है। दूसरी चीज, एंड्रॉइड का आपके पास एक कहने ब्रैकेट आ गया है, इसके अंदर एंड्रॉइड से रिलेटेड तमाम चीजें शामिल होंगी, यानी कि आपकी जो एप्लीकेशन बन रही है उसकी कॉन्फ़िगरेशन आप बताएंगे कि ये एप्लीकेशन मिनिमम किस डिवाइस पर रन होगी। ठीक है। एक होती है टारगेटेड डिवाइस, एक होती है कंपाइल डिवाइस, वर्जनिंग नेम, वर्जन कोड। अच्छा, और कुछ बिल्ड स्क्रिप्ट है, वन बाय वन देखते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल कंपाइल एसडीके वर्जन। कंपाइल एसडीके वर्जन बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है भाई 26। बेसिकली इसको ऐसे समझे आप कि ये आपसे कह रहा है कि एक चीज थी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। तो मैंने कहा था एसडीके के अंदर मल्टीपल आपके पास एपीआई वर्जन मौजूद है, 26 जो है ना वो आपका एपीआई का वर्जन। अच्छा, ब्रेक कर लेते हैं।